हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर क्लास 10th के चैप्टर 2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में जानकारी ले रहे हैं जो इन फ्यूचर आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 के क्वेश्चंस। चैप्टर 2 के पहला अंक में है 1 अंक के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य तो पहला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का अपना संविधान है। ये क्वेश्चन 2012 में आया है। इसका उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। पर आर्टिकल 370 के हट जाने से ये क्वेश्चन अब इनवैलिड हो गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण स्तरीय स्वशासन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है पंचायती राज। हमने जैसे कि लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि 3 स्टेज होते हैं, उसमें से लास्ट स्टेज पंचायती राज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थानीय निकाय का प्रमुख मेयर होता है। तो इसका उत्तर है नगर निगम का प्रमुख मेयर होता है। तो इसका आंसर है नगर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन राजनीति के अलावा संघों को एकजुट रखने वाले अन्य कारक क्या हैं। ये क्वेश्चन 2015 में रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट ईयर में भी ये इसका स्टाइल चेंज हो सकता है पर क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा राजनीति के अलावा संघों को एकजुट रखने वाले अन्य कारकों में सांस्कृतिक विचारधारा और इतिहास है। कारक कौन से 3 है। सांस्कृतिक विचारधारा और इतिहास। और इस अदर है विश्वास, सहयोग, आपसी सम्मान और संयम की संस्कृति ने भी राष्ट्रों के सुचारू संचालन में मदद करी है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 1992 में किए गए संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। इस 92 में जो संशोधन किए गए थे उसके बारे में बताना है कि उसका उद्देश्य क्या था। ये क्वेश्चन 2015 में आया है और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1992 में किए गए संविधान संशोधन का प्रमुख उद्देश्य शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली को मजबूत करना था, अर्थात पंचायती राज संस्था और स्थानीय निकायों को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाना था। इसका ये त्रिस्तर में केंद्र के बाद राज्य, राज्य के बाद पंचायत आएंगे। ठीक है, तो ये 3rd स्टेज पे आती है पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान द्वारा हिंदी भाषा को क्या दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन 2013 में आया था और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। इसका उत्तर है भारतीय संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राजभाषा दर्जा दिया गया ना कि राष्ट्रभाषा का। अधिकतर इसमें गलती की जाती है कि राजभाषा की तरह राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कि गलत है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में अधिकांश आधिकारिक कार्य किस भाषा में किए जाते हैं। मतलब जो हमारे देश के ऑफिशियल वर्क होते हैं वो किस भाषा में किए जाते हैं। ये क्वेश्चन 2014 में आया था और इसके बाद भी इसका क्वेश्चन आया पर इसका स्टाइल अलग था। इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा भारतीय राज्य में अधिकांश आधिकारिक कार्य संबंधित राज्य की आधिकारिक भाषा में किए जाते हैं। मतलब जिस राज्य की जो भाषा होती है वो उस भाषा में अपने ऑफिशियल वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संघवाद क्या है। इसमें आपको बताना है कि संघवाद क्या है। तो इसका उत्तर है संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश के विभिन्न घटकों इकाइयों के बीच विभाजित होती है। सत्ता विभाजित होती है, ना कि वह एक केंद्रीकृत होती है। सत्ता का बंटवारा हो रखा होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग के लिए। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता के इस ऊर्ध्वाधर विभाजन को संघवाद कहा जाता है। जैसे कि पहले बताया मैंने आपको ऊर्ध्वाधर कौन सा विभाजन होता है। ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है टॉप टू डाउन और एक होता है क्षैतिज विभाजन। क्षैतिज विभाजन कैसा होता है। वो इस प्रकार का होता है, मतलब एक ही जगह पर अलग अलग जगह पे एक ही स्टेज पर अलग अलग जगह को मिलेगी पोजीशन पर। ऊर्ध्वाधर में टॉप से पहले टॉप फिर उसके डाउन फिर डाउन फिर डाउन फिर डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन उस विषय सूची का नाम बताइए जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। मतलब दोनों मिलकर कानून बना सकती है केंद्र और राज्य सरकारें। तो इसका उत्तर क्या होगा समवर्ती सूची। ये तीसरी सूची है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र वाली पर केंद्र बना सकता है, राज्य वाली पर राज्य बना सकता है, पर राज्य वाली पर केंद्र भी अपना हस्तक्षेप कर सकता है और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंक के लघु उत्तर प्रश्न। तो इनकी ओर ध्यान करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है भारत से उदाहरण देकर सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन की व्याख्या कीजिए। ऊर्ध्वाधर विभाजन बताना है मतलब टॉप टू डाउन बताना है। इसका उत्तर है जब सरकार विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की जाती है, यानी संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निचले स्तर पर नगर पालिका और पंचायत सरकारों के उच्च और निम्न स्तरों को शामिल करने वाले सत्ता के इस विभाजन को सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इसमें है नगर पालिका और पंचायती सरकार। ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, ये हमारा सेकंड स्टेज है और ये हमारा 3rd स्टेज है। ओके, तो भारत में सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन क्या है। संविधान के मूल रूप से 2 स्तरीय शासन प्रणाली का प्रावधान था। संघ सरकार या भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली केंद्र सरकार और राज्य सरकार। मतलब पहले ये
फिर ये सरकार का तीसरा स्तर यानी पंचायती और नगर पालिका थर्ड स्टेज के रूप में जोड़ा गया है। किसी भी संघ की तरह इन विभिन्न स्तरों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र प्राप्त हैं। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों के 3 गुना वितरण का प्रावधान किया गया है। इनमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर केंद्र कानून बना सकता है और इसमें केंद्र की बात ही मान्य होती है। राज्य सूची में राज्य बना सकता है पर इसमें केंद्र भी इंक्लूड हस्तक्षेप कर सकता है मतभेद होने की स्थिति में। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं और अगर इन दोनों में मतभेद हो जाता है तो केंद्र की बात मान्य होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में विकेंद्रीकरण क्यों प्राथमिकता दी गई है? कोई 2 उदाहरण बताइए। ये क्वेश्चन 2014 में आया था और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सत्ता के विकेंद्रीकरण के ये 5 नहीं 4 लाभ हैं। इधर 4 लाभ लिखे हैं। 4 लाभ हैं। पहला है जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन कर स्थानीय निकायों को दी जाती है तो इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब किसी एक के पास ही सत्ता का होना। विकेंद्रीकरण के पीछे मूल विचार यह है कि बहुत सारी समस्या और मुद्दे हैं जिनका स्थानीय स्तर पर सबसे बेहतर समाधान किया जाता है। विकेंद्रीकरण होता है शक्तियों को बांटना, ना कि केंद्रीकरण होता है शक्तियों का एक करना। विकेंद्रीकरण शक्तियों को बांटा मतलब 3 स्टेज शासन प्रणाली। इसे बेहतर समाधान किया जा सकता है। इन्हें इस बारे में भी बेहतर जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलतापूर्ण प्रबंधन कैसे किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों के लिए निर्णय लेने में सीधे भाग लेना संभव होता है, मतलब लोग सीधे भाग ले पाते हैं। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत डालने में मदद मिलती है। लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ती है तीनों शिक्षा साथ देने से। नेक्स्ट पॉइंट, स्थानीय सरकार लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अर्थात स्थानीय स्वशासन को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है स्थानीय शासन मतलब पंचायती स्तर पर। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारे संविधान में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया था। लोकतंत्र के तीसरे स्तर को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। 1992 में संशोधन किया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस प्रकार के संघ के अंतर्गत आता है और क्यों? ये क्वेश्चन 2014 में आया था। इसका आंसर है भारत एक साथ रहने वाले प्रकार के संघ के अंतर्गत आता है। इस प्रकार के संघ में एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच विभाजित करता है। पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और बाकी राज्य सरकार की सरकारें होती हैं। जैसे कि भारत में है, पहले केंद्र है फिर राज्य स्तर पर है। केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपनी शक्तियों का आनंद लेती है। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली होती है। केंद्र ज्यादा पावरफुल होता है। अक्सर संघ की अलग अलग घटक इकाइयों के पास असमान शक्तियां होती हैं। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर पर यह अब नहीं है, तो इसके स्थान पर आप हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य कर सकते हैं। उनमें भी कुछ को विशेष अधिकार है आर्टिकल 370 के अंतर्गत, जिसमें ए से स्टार्ट होकर आगे आगे हैं, विशेष शक्तियां दी गई हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे 2 समझौते बताइए जिनके जरिए संघों का गठन किया गया है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर है एक साथ आने वाले संघ। यह समझौता स्वतंत्र राज्य को एक साथ आकर एक बड़ी इकाई बनने के लिए प्रेरित करता है, ताकि संप्रभुता को एकत्रित करके और पहचान बनाए रखकर वे अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। सुरक्षा बनाने के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए। उदाहरण के लिए अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, सभी घटक राज्यों के पास समान शक्तियां हैं और वे संघीय सरकारों के मुकाबले मजबूत हैं। सबकी अलग अलग शक्ति होने के बाद भी सब एकजुट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक साथ रहने वाले संघ। इन समझौते में एक बड़ा देश अपनी शक्तियों को घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकारों के बीच विभाजित करने का निर्णय लेते हैं। इसमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र सरकार राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। इसका एग्जाम्पल होगा इंडिया। अक्सर संघ की विभिन्न घटक इकाइयों के पास असमान शक्तियां होती हैं। कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियां दी जाती हैं। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर ना करके आप नॉर्थ ईस्ट राज्य कर सकते हैं, उत्तर पूर्वी राज्य, और आर्टिकल 370 के अंतर्गत, ठीक है, विशेष शक्ति प्रदान की गई हैं। अन्य उदाहरणों में स्पेन और ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्कर है ये। 5 मार्कर रहेगा दीर्घ उत्तर प्रश्न 14 है इसमें, पर दीर्घ का फर्स्ट है। क्वेश्चन है 1992 में संविधान संशोधन के किन 5 प्रावधानों के ने
प्रस्ताव में भारत में लोकतंत्र के तीसरे स्तर को मजबूत किया, व्याख्या कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2015, 13, 12 और इसके बाद के ये रिपीट हुआ है, तो आपको इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके निशान लगाना चाहिए ताकि आगे आप करें तो इससे ध्यान रहे और इतने पॉइंट आपको मिनिमम याद होने चाहिए। इसलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। 1992 में विकेंद्रीकरण के तीसरे स्तर को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम है। फर्स्ट है, अब स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया। नियमित चुनाव होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी यह है ओबीसी वर्ग के लिए निर्वाचित निकायों में सीटें आरक्षित की गई हैं। मतलब इन्हें बोलते हैं एसटी, एससी और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। सभी पदों और सीटों में से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने आवश्यक है। शक्तियां और राजस्व साझा करना आवश्यक। तो बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो तीसरा स्टेज है वो मजबूत कैसा है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि उनको चुनाव उनका अनिवार्य कर दिया गया है, उनको सीटें आरक्षित की गई हैं, महिलाओं के लिए 1/3 सीट दी गई है और इसमें राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है और शक्ति और राजस्व तीनों में बंटवारा किया गया है। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघवाद क्यों सफल हुआ है? भारत द्वारा अपनाई गई कौन सी नीतियां इसे सुनिश्चित करती हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2013 और 12 में आया है, इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे भी इंपॉर्टेंट का निशान लगा सकते हैं। ये संघवाद का इन शॉर्ट समरी टाइप आप कह सकते हैं। भारत में संघवाद की सफलता के कारण क्या है, तो इसमें कारण दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, संविधान प्रावधानों में स्पष्ट रूप से 3 सूचियां हैं। संघ राज्य सूची और संवर्धित सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों को 3 गुना वितरण प्रदान किया गया है। सेकंड पॉइंट है, हमारे देश में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रकृति यह सुनिश्चित करती है कि संघवाद की भावना, विविधता के प्रति सम्मान और मिलजुल कर रहने की इच्छा एक साझा आदर्श है। नेक्स्ट पॉइंट, भाषाई राज्यों का निर्णय नए राज्य बनाने के लिए भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रहें। बाद में सांस्कृतिक, जातीय या भूगोल के आधार पर अंतर को पहचान के लिए कुछ राज्य बनाए गए। पहले तो हमारे देश में एक ही भाषा को अपनाया गया और भाषाओं के आधार पर अलग अलग राज्य बनाए गए हैं। उदाहरण के लिए नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र राज्य संबंधों को सीमित करना। सत्ता साझा करने की संवैधानिक व्यवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि सत्तारूढ़ दल और नेता इन व्यवस्थाओं का किस प्रकार या किस तरह पालन करते हैं। लंबे समय तक केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही पार्टी का शासन रहा है। 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। क्षेत्रीय दल मतलब स्टेट वाइज होते हैं। क्षेत्रीय दल में आप देख सकते हैं कि हर स्टेट की अपनी स्टेट पार्टी होती है। जैसे मेन सेंटर पार्टी में हो गया बीजेपी, कांग्रेस एटसेट्रा, पर स्टेट पार्टी होती है जैसे कि उत्तर प्रदेश में सपा है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। इसी प्रकार की हर स्टेट की अलग अलग होती है। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम हो गया है और आप लगा सकते अकाली दल हो गया है एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की कोई 5 विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 2015 में आया है और ये संघवाद से रिलेटेड है, सिर्फ संघवाद इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इसकी विशेषताएं अगर 5 की जगह 6 भी हो जाए तब भी चलेगा, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में किया हुआ है। संघवाद की विशेषताएं हैं, फर्स्ट है, सरकार के 2 या अधिक स्तर होते हैं। 2 या अधिक स्तर के बारे में बताया गया, जैसे कि भारत में 3 स्तर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार के विभिन्न स्तर एक ही नागरिक पर शासन करते हैं। प्रत्येक स्तर पर कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में अपना अधिकार क्षेत्र होता है। सरकार के प्रत्येक स्तर का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से शासित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के मूल प्रावधानों को एक तरफा ढंग से नहीं बदला जा सकता। ऐसे बदलावों के लिए सरकार के दोनों स्तरों पर सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब अगर किसी एक स्तर पर कोई बात या कानून बदलना है तो अपने आप नहीं बदल सकता है, इसके लिए उन्हें अदर की सहमति की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका के पास संविधान और सरकार के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों की व्याख्या करने की शक्ति है। जो न्यायपालिका होती है वो शक्तियों की व्याख्या करती है। यह यदि विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। मतलब केंद्र, राज्य, तीनों स्तरों से किसी से में भी मतभेद हो जाता है तो उसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है भारत का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक स्तर पर सरकार के लिए राजस्व के स्रोत निर्दिष्ट किए गए हैं ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित की जा सके। राजस्व सूत्र दिए गए हैं। जब बजट आता है तो उसमें से पंचायती राज के लिए भी अलग से आवंटन किया जाता है और जो हर स्टेट को देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे के 3 रूपों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2014 में आया है।
इसका उत्तर है संविधान में संघवाद के सिद्धांत के आधार पर भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। संविधान के मूल रूप से सरकार की दो स्तरीय शासन प्रणाली प्रदान की संघ और राज्य सरकार भारत संघ और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करती है। बाद में पंचायत और नगर पालिका के रूप में तीसरा स्तर जोड़ा गया। मतलब पहले 2 स्तर था और बाद में 3 स्तर हो गए हैं। किसी भी संघ की तरह इन विभिन्न स्तरों को अलग अलग अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। संविधान ने विधायी शक्तियों का 3 गुना वितरण प्रदान किया गया है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। संघ सूची जिसपे केंद्र कानून बना सकता है, जैसे कि देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं, जैसे कि पुलिस व्यवस्था, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट है, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए समान हित के विषय शामिल होते हैं, जैसे शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। फोर्थ पॉइंट है, अवशिष्ट वे विषय जो तीनों सूचियों में से किसी को नहीं आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि। संघ सरकार के पास ऐसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। इसमें भी संघ कानून बना सकता है। अगर कोई विषय नहीं राज्य बना सकता है, नहीं पंचायत बना सकती है, तो उसमें संघ ही कानून बना सकता है, पर वो भी अन्य राज्यों से सहमति लेता है। इसके पॉइंट हैं, चूंकि भारत एक साथ रहने वाले संघ का उदाहरण है, इसलिए भारतीय संघ के सभी राज्यों के पास समान शक्तियां नहीं हैं। सबकी स्टेट वाइज अलग अलग शक्तियां, किसी किसी क्षेत्र में विशेष अधिकार है तो किसी दूसरे किसी और क्षेत्र में विशेष अधिकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा संविधान की संरचना का मूल है और इस मूल में बिना संशोधन के परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। 2/3 बहुमत के द्वारा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संवैधानिक प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायपालिका विवाद की स्थिति में इनका निर्णय करती है कि क्या सही है और क्या गलत और किसकी बात मान्यता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का भाषा नीति का संक्षेप में वर्णन करें। भाषा नीति बतानी है इस क्वेश्चन में आपको आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बारी, तो इस पर भी आप इम्पोर्टेंट का मार्क लगा सकते हैं। तो इसका उत्तर है, हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, क्योंकि हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा कहा है, इसलिए राष्ट्रभाषा से कंफ्यूज न करें, राजभाषा है हिंदी हमारी। भाषाई राज्यों के गठन से देश एकजुट हुआ है और प्रशासन आसान हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सतर्कता बरती और हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 1965 में सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल पर रोक लगाने के फैसले ने तमिलनाडु में हिंसक रूप ले लिया। केंद्र सरकार ने सरकारी कामों के लिए हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी के इस्तेमाल को जारी रखने पर सहमति जताते हुए जवाब दिया। मतलब अब जो ऑफिशियल काम होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, जो सेंट्रल लेवल के होंगे। इसलिए इसका पहला विरोध किसने किया? तो आप कह सकते हैं तमिलनाडु ने। और तमिलनाडु ही पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। सॉरी, आंध्र प्रदेश था वो, पर भाषा के आधार पर जो पहले हिंसक गतिविधि हुई थी वो तमिलनाडु में हुई थी। तो नेक्स्ट पॉइंट है, हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति है, लेकिन यह उन राज्यों पर हिंदी नहीं थोपती जहां लोग अलग भाषा बोलते हैं। मतलब हिंदी का तो प्रचार करा है, पर इसको थोपा किसी भी नहीं किया है। जैसे कि बांग्लादेश में या फिर उसमें श्रीलंका में सिंगल भाषा को थोपा गया था, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाएं भी संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नेताओं द्वारा दिए गए लचीलेपन के कारण हमारे देश को उन स्थिति से बचाने में मदद मिली है जिसमें श्रीलंका फंस गया था, मतलब भाषाई आधार पर सिंगल भाषा के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2 टाइप से दिया गया है, मतलब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन अलग अलग है और आंसर यही है। तो क्वेश्चन के टाइप आप ध्यान रखें, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट, वैसे तो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, पर इसमें आपको क्वेश्चन के टाइप्स दिखाए गए हैं, क्वेश्चन किस किस टाइप से कन्वर्ट होकर आपके सामने आ सकता है। तो क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? विकेंद्रीकरण पर फोकस किया गया है। भारत की त्रिस्तरीय स्थानीय सरकारों को और अधिक शक्तिशाली और प्रभावी रूप बनाने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? इन शॉर्ट ये भी विकेंद्रीकरण के बारे में ही है। तीसरा शब्द हमारे विकेंद्रीकरण के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैं, क्योंकि 1992 में संशोधन करके तीसरे स्तर को शामिल किया गया था, जिसमें पंचायत और नगर पालिका है। इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा, अब स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव करने का संवैधानिक रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए निर्वाचित निकायों में सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। सभी पदों में से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। नेक्स्ट, राज्य चुनाव आयोग का गठन
पंचायती नगर पालिका के चुनाव के लिए किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। राज्य सरकार शक्तियां साझा करती हैं, ओके, जो कि राज्यों को केंद्र से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है संघीय सत्ता का बंटवारा आज के शुरुआती वर्षों की तुलना में अधिक प्रभावी हुआ है। व्याख्या करें। ये क्वेश्चन 2017 में, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है। इससे पहले आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, हमारे इस टेस्ट सीरीज में जो कार्य चल रहा है वो आपके लिए हेल्प करेगा, तो इसलिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, तो जो आपको और अदर आपके फ्रेंड्स को हेल्प करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया के कारण संघीय स्तर की साझेदारी अधिक प्रभावी है। इसने सुनिश्चित किया है कि संघवाद की भावना, विविधता के प्रति सम्मान और साथ ही रहने की इच्छा हमारे देश के साथ आदर्श बन गई है। संघीय सत्ता के बंटवारे ने लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत डालने में मदद की है। संघीय स्तर का बंटवारा लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी स्थानीय स्वशासन को साकार करने में सबसे अच्छा तरीका है। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिलने से लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में मदद मिली है। इसके पॉइंट्स है, इससे लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और आवाज बढ़ी है। संघीय स्तर के बंटवारे से भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, जिससे देश में एकता बढ़ी है। और इससे प्रशासन भी आसान हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह केंद्र सरकार की शक्तियों को कम करती है और साथ ही क्षेत्रीय सरकार की शक्तियां प्रदान करती हैं। तो इन क्षेत्रीय संघीय प्रणाली जो होती है वो तीसरे स्तर से रिलेटेड है, जिसमें केंद्र के बाद जो शक्तियां होती हैं वो राज्य में जाती हैं और राज्य के बाद जो शक्तियां होती है वो तीसरा स्तर कौन सा, जैसे हमने पढ़ा है पंचायत और नगर पालिका है। तो ये तीसरे स्तर पर शक्तियां इस प्रकार, जो वित्त होता है वो वित्त पहले केंद्र के पास होता है, फिर वो राज्य को देती है, फिर राज्य तीसरे स्तर को देती है, जिससे कि शक्ति के बंटवारे के साथ में राजस्व का बंटवारा हो सकता है और वो अपने विकास के लिए उनको हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार हमारे चैप्टर 2 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म हुए। ये आपको आपके पेपर में हेल्प करेंगे, और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और चाहिए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इससे रिलेटेड एक सीरीज बना रहे हैं, तो आप इस पर ध्यान दें प्लीज। और ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, तो थैंक यू।